अभ्यारण्यों की अपन चर्चा कर रहे थे और आज सरिस्का ऐसे चलना है अपन को। सरिस्का ऐसे में क्या बना लूंगा, अलवर। तो सरिस्का अभ्यारण्य जो हैं अपने अलवर में है। ये अभ्यारण्य सरिस्का से अलग हुआ था, सरिस्का से अलग होकर के बना है। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल मात्र 3 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल जो है वो केवल 3 वर्ग किलोमीटर ही है, यही क्षेत्रफल है इसका। और सबसे छोटा क्षेत्रफल इसी का है, सबसे छोटा है ये। ठीक है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा था? राष्ट्रीय मरुद्यान था। राष्ट्रीय क्या था? मरुद्यान। और ये जो है वो क्या है? सबसे छोटा है। वो बड़ा, ये छोटा। मतलब बड़ा पूछे तो आप क्या बोलोगे? बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरुद्यान, राष्ट्रीय मरुद्यान ये तो है बड़ा। और सरिस्का जो है, सरिस्का जो है छोटा। तो ये छोटा सा अभ्यारण्य पढ़ा आपने। सरिस्का अलवर में है, सरिस्का से अलग किया गया, 3 वर्ग किलोमीटर में है और सबसे छोटा है। चलिएगा, नेक्स्ट अभ्यारण्य है अपना फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल जो है कहाँ है? तो अपने उदयपुर में, उदयपुर में है। यहाँ 3 नदियां हैं, सोम, मानसी, वाकल। यहाँ से 3 नदियां गुजरती है, सोम, मानसी, वाकल। ये 3 नदियां गुजरती है और महाराणा प्रताप का कर्मस्थली रहा है ये। महाराणा प्रताप का ये अभ्यारण्य क्या रहा है? कर्मस्थली। तो महाराणा प्रताप का कर्मस्थली है ये। महाराणा प्रताप का क्या है? कर्मस्थली है। तो महाराणा प्रताप का ये कर्मस्थली हो गया। चलिए, यहाँ प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है। मतलब पहला सौदागृह जो है वो यहीं पर स्थापित किया गया है। तो ये भी एक छोटा सा अभ्यारण्य अपन ने पढ़ा है। फुलवारी की नाल जो है उदयपुर में, और यहाँ सोम, मानसी, वाकल नदियाँ गुजरती है इस अभ्यारण्य से। महाराणा प्रताप की ये कर्मस्थली रहा है। किसकी कर्मस्थली रही है? महाराणा प्रताप की। और प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क जो है स्थापित किया गया है। क्या स्थापित है यहाँ? ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। ठीक है ये बात। चलिएगा, एक प्रयास और कर लेते हैं। तो फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर में। सोम, मानसी, वाकल नदियां हैं। महाराणा प्रताप की कर्मस्थली है और प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है यहाँ। अगला अभ्यारण्य है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य देखिए, सज्जनगढ़ अपने उदयपुर में है। सज्जनगढ़ आपसे पूछिए कि कहाँ है? उदयपुर में है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। और जो सज्जनगढ़ है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा छोटा है। पहले ये राजस्थान का सबसे छोटा हुआ करता था। इसका क्षेत्रफल केवल 5 किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 5 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे छोटा है, दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य।
तो दूसरा छोटा अभ्यारण्य जो है वो यही है। पहले छोटा होता था, लेकिन जब सरिस्का ए बन गया उसके बाद सरिस्का ए छोटा हो गया और ये दूसरा छोटा हो गया। यहाँ दूसरा जैविक उद्यान बनाया गया है। दूसरा जैविक उद्यान जो है यहाँ पर बना हुआ है। पहला अपन नारगढ़ में पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा जो है अपना सज्जनगढ़। फिर देखिएगा यहाँ ये जो सज्जनगढ़ है, यहाँ बड़े आकार के गुलाब पाए जाते हैं। बड़े आकार के गुलाब पाए जाते हैं। देखो यहाँ इस नाम से देख लो, सज्जन आदमी होते हैं। जब किसी को गुलाब देने की आवश्यकता पड़े तो बड़े बड़े गुलाब देते हैं, अपनी तरह छोटा सा गुलाब नहीं दे दिया ऐसे करके, ये तो बड़ा सारा गुलाब देते हैं। सोचो सज्जन आदमी क्या देते हैं, बड़ा गुलाब। वरना पता है ये बड़े आकार के गुलाब आया तो आपका दिल चाहेगा कि मैं फुलवारी की नाल कर दूं, क्योंकि गुलाब का फूल है ना, तो गुलाब का फूल तो भाई फूल ही होता है, तो गुलाब आते तुरंत फुलवारी आएगा दिमाग में। लेकिन वो मत सोचना, क्या सोचना है, सज्जन आदमी क्या देता है, बड़ा आकार का गुलाब देता है। अच्छा, एक पहाड़ी है यहाँ, बंसदरा पहाड़ी, उस पर है ये। अगर आपसे पूछे कि कौन सी पहाड़ी पर है, तो बंसदरा पहाड़ी पर है। मोस्ट क्वेश्चन है बंसदरा, तो बंसदरा पहाड़ी जो है उस पर ये बना हुआ है। आपसे पूछे चाहे सज्जनगढ़ महल पूछ ले, सज्जनगढ़ दुर्ग पूछ ले, सज्जनगढ़ जैविक पार्क पूछ ले, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य पूछ ले, या आज के अखबार में आया है, मैंने अभी बोर्ड पर लिखा है, आज के करंट अफेयर बोर्ड पर क्या लिखा है, राजस्थान का प्रथम पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है, सज्जनगढ़ में। आज के अखबार की खबर है ये, राजस्थान का प्रथम पैंथर रेस्क्यू सेंटर बन गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्या बना है, राजस्थान का प्रथम पैंथर रेस्क्यू सेंटर, ठीक है, ये बात है। तो ये सज्जनगढ़ की बात की आपने। सज्जनगढ़ बंसदरा पहाड़ी पर है, जो कि उदयपुर में है। क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर में है और दूसरा सबसे छोटा है। और ये दूसरा जो है जैविक उद्यान भी है, बड़े आकार के गुलाब यहाँ पाए जाते हैं, और राजस्थान का प्रथम पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। अभी हुआ नहीं है, किया जाएगा। चलो, तो ये बात की आपने, सज्जनगढ़ की बात की है। अगला अभ्यारण्य टोटगढ़ रावली। टोटगढ़ रावली देखो, टोटगढ़ रावली कहाँ है ये, तो ये आपके ब्यावर में है, पाली में है और राजसमंद में है। पहले जो पुराने जिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये अजमेर में, पाली में और राजसमंद में था, पहले वाले जिलों के अकॉर्डिंग। अब नए जिलों के अकॉर्डिंग ये हो गए, मतलब नए के अकॉर्डिंग ब्यावर आ गया अजमेर की जगह, बाकी सेम है। फिर 3 संभागों में फैला हुआ है, 3 संभागों में फैला हुआ है। 3 संभाग, पहले वाले अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग, ये पुराणों के अकॉर्डिंग है। अब नए के अकॉर्डिंग देखो, जहां आपका ब्यावर है वो पहले भी अजमेर में था, अब भी अजमेर में। पाली अब खुद संभाग बन गया है,
इसलिए जोधपुर की जगह पाली और उदयपुर की जगह क्या आएगा, उदयपुर। इन सभी जिलों में पहले ज़्यादा अजमेर में था और अब ज़्यादा जो है वो ब्यावर में। ज़्यादा विस्तार कहाँ है, तो ज़्यादा विस्तार ब्यावर में। ज़्यादा विस्तार कहाँ है? अगर आपसे पहले वाला प्रश्न की बात करें तो अजमेर कह सकते हो। पहले अजमेर में ज़्यादा था, अब जो है ब्यावर में ज़्यादा है। इसका नाम कर्नल जेम्स टोड के नाम पर पड़ा है। नाम कर्नल जेम्स टोड के नाम पर, टोड के नाम पर है। तो कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका टॉटगढ़ नाम पड़ा है। ऐसा विचार है कि टॉटगढ़ रावली और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य दोनों को आपस में मिलाकर के राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा। टॉटगढ़ रावली एवं कुंभलगढ़ को मिलाकर कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा, ऐसा प्लान है। ठीक है, टॉटगढ़ को और कुंभलगढ़ को मिलाकर के क्या बनाने का प्रस्ताव है? एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने का प्रस्ताव है जिसका नाम कुंभलगढ़ी होगा। चलिएगा, टॉटगढ़ रावली आपने देखी तो ये ब्यावर, पाली और राजसमंद में है। पहले ब्यावर की जगह बस अजमेर था, बाकी सेम है। 3 संभागों में फैला हुआ एक माता है जो इस प्रकार से 3 संभागों में है। तो अजमेर, जोधपुर, उदयपुर ये तो पहले के अकॉर्डिंग है। नए के अकॉर्डिंग जो है अजमेर, पाली और उदयपुर। मतलब जोधपुर की जगह क्या आ रहा है? पाली आ रहा है। ज्यादा विस्तार जो है ब्यावर में है, पहले जो था अजमेर में। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम टॉटगढ़ रावली पड़ा है। टॉटगढ़ रावली का मतलब है टॉटगढ़ और रावली, अरावली की पहाड़ी पर। किस पर? अरावली की पहाड़ी पर। फिर टॉटगढ़ रावली कुंभलगढ़ को मिलाकर के क्या बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय कुंभलगढ़ उद्यान बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा, तो ये बात की आपने। अगला केला देवी। देखो, केला देवी अगर गलती से केवला देव लोग पढ़ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर भरतपुर आएगा। ये क्या है? केला देवी है। तो देखो ये कहाँ है? ये करौली में है। इसको डांगलैंड कहते हैं। डांगलैंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डांगलैंड कहा जाता है। आप एक चीज जानते हो, करौली है वो डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो इसको क्या कह रहे हैं अपन? डांगलैंड कह रहे हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी दे रखा क्या? क्षेत्रफल देखो 676 पॉइंट है क्या? 76.8 वर्ग किमी। इतना ज्यादा हो रहा है। हाँ, वर्ग किमी। तो देखो वर्ग किमी में होता है, तो ये क्षेत्रफल है दूसरा बड़ा है। क्या है? दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा तो कौन सा था? सबसे बड़ा जैसलमेर वाला, बाड़मेर वाला जो आपका था राष्ट्रीय अमर उद्यान, ये दूसरा बड़ा हो गया। तो केला देवी है करौली में। क्या बोलोगे? डांगलैंड। क्षेत्रफल 676.8 वर्ग किलोमीटर और दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है ये। ठीक है, अब आपने करौली के आसपास क्षेत्र में देखे होंगे कि यहाँ धोखे वन अधिक पाए जाते हैं। धोक यानी धोकड़ा वन जो हैं अधिक होते हैं यहाँ। वन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि धोकड़ा वन
क्योंकि कठोर लकड़ी होती है, सबसे ज्यादा धोकड़ा वनी पाई जाते हैं, 58.19% राजस्थान में धोकड़ा वन, और ये करौली में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए इस अभ्यारण्य में कौन से वन ज्यादा है? धोक। तो यहां देखो केला देवी करौली में डांगलैंड कह रहे हैं, क्षेत्रफल 676.8 वर्ग किलोमीटर, दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है, और धोकड़ा के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है आपका सरिस्का। देखो सरिस्का कहाँ है? तो आपके अलवर में है सरिस्का। सरिस्का कहाँ है? अलवर में है अपना सरिस्का। यहाँ राष्ट्रीय पक्षी मोर खूब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी मोर पाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर पाया जाता है यहाँ। इसके अलावा हरे कबूतर पाए जाते हैं। हरे कबूतर पाए जाते हैं। कौन से कबूतर है? हरे कबूतर, जिन्हें हरियल पक्षी भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हरियल पक्षी भी कहते हैं। जमीन पर नहीं बैठता, जमीन पर नहीं बैठता। सर टिटोड़ी, अरे टिटोड़ी तो पेड़ पर नहीं बैठती, क्योंकि उसके पकड़ने के लिए अंगूठा नहीं आता। हालांकि दादी ने कहानी तो कुछ और सुनाई थी कि जिस दिन टिटोड़ी पेड़ पर बैठ जाएगी आकाश पाताल एक हो जाएंगे हैं। लेकिन मैंने कोरोना में बिठा के देखा था। मैं वैसे भी कोरोना में पढ़ा नहीं रही थी, सरकार ने कहा पढ़ाई बंद करो, बोला वो अब क्या करे। तो फिर टिटोड़ी के बच्चे दिखे, मैंने पकड़ करके ऐसे पेड़ पर एकदम बिठा के से देखा, वो आता हुआ दिखेगा ऊपर से तो उठा लेंगे अपन। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिठा के देख लिया, कोई आकाश पाताल एक में है नहीं होता है ना। वो डरती इसलिए है क्योंकि उसके पकड़ने के लिए अंगूठा नहीं होता। तो टिटोड़ी ये सोचती है कि कहीं मैं गिर गई तो। ये पक्षी कभी जमीन पर नहीं बैठता और हमेशा एक टहनी अपने पंखों में थोड़ी रखेगा, पाँव में रखेगा पाँव में रखता है, पंजों में रखता है अपने। बैठना पड़े तो उसको नीचे रखेगा। फिर सब जानवरों की अलग अलग है, उसकी बस ये है कि मैं हमेशा बैठने के लिए कुर्सी अपने साथ रखूं, तो वो टहनी साथ रखता है। फिर ये और कहाँ पाए जाते हैं? और कहाँ? तो ये और कहाँ पाए जाते हैं? तो अपने तिलोनिया में। तिलोनिया अजमेर में है। तो तिलोनिया अजमेर में जो है हरे कबूतर खूब पाए जाते हैं। ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। अभी सीटी में आपने देखा हो तो एक प्रश्न आया था, सरिस्का में पाए जाते हैं, तो लिखा हुआ था बाघ, लेकिन पूरा नाम लिखा हुआ था बंगाल रॉयल टाइगर। एक ही बात होती है, बंगाल रॉयल टाइगर। तो ये यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। फिर इसको बाघ परियोजना कब घोषित किया गया? 1978 में। 1978 में बाघ परियोजना घोषित किया गया। यहाँ दो पहाड़ियां हैं, कासना और काकनबाड़ी। पहाड़ी है, एक है कासना है, एक काकनबाड़ी है। ये यहाँ पर पहाड़ियां हैं। आप जानते हो ना काकनबाड़ी दुर्ग जो है अलवर में पढ़ते हो, वो इसी पहाड़ी पर है, तभी उसका नाम क्या है? काकनबाड़ी है। यहाँ कुछ मंदिर भी हैं, जैसे पांडु पॉल, हनुमान जी या बालाजी, जो भी बोलो। इसके अलावा आपका बरतरी
भर्तृका, नीलकंठ, महादेव, ताल वृक्ष। तो ये मंदिर जो है वो यहाँ पर हैं। सरिस्का में हमारे एक प्रधानमंत्री हैं स्वर्गश्री राजीव गांधी, तो उन्होंने यहाँ कैबिनेट की मीटिंग ली थी और ये घोषणा की थी कि हम जल्दी इसको राष्ट्रीय उद्यान बना देंगे, लेकिन ये घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई है। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यहाँ कैबिनेट की मीटिंग ली और इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना। अब ये तो नेताओं की घोषणा है साहब, बन जाए तो बन जाए, नहीं बने तो नहीं बने, तो नहीं बना भाई। तो ये घोषणा यहां पर हुई थी। एक अलवर के शासक थे जिनका नाम था तेज सिंह। इसने फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करवाई थी। कौन सी रिपोर्ट? फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट जो है तैयार हुई, उसे कहा गया पीली किताब। अलवर के शासक तेज सिंह ने इस अभयारण्य पर फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करवाई। फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसे पीली किताब कहते हैं। उन्होंने एक फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करवाई थी, वही क्या कहलाती है? पीली किताब। यहाँ इसमें सीवेट पाए जाते हैं। प्राणी है कोई सीवेट, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अपन बात कर रहे थे किसकी? सरिस्का की। तो देखो सरिस्का कहाँ है? अपने अलवर में है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर यहाँ खूब पाया जाता है। हरे कबूतर पाए जाते हैं, जिन्हें हम अरियल पक्षी कहते हैं। ये कभी जमीन पर नहीं बैठते। तिलोलिया गांव अजमेर में भी ये खूब पाए जाते हैं। दूसरी बाघ परियोजना बनाई गई थी, और ये बाघ परियोजना जो है 1978 में घोषित हुई थी। पहाड़ी है यहाँ पर, कासनाग और काकनवाड़ी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पांडुपौल हनुमान जी का मंदिर है, भरतरी जी का मंदिर है, नीलकंठ मंदिर है और तालवृक्ष मंदिर है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यहाँ कैबिनेट की मीटिंग ली और घोषणा की कि हम इसे राष्ट्रीय उद्यान बना देंगे, लेकिन आज तक ये घोषणा जो है अमल में नहीं आई है। ठीक है, चलिएगा। फिर अपन ने देखा कि अलवर के शासक थे तेज सिंह। इन्होंने फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करवाई, जिन्हें हम पीली किताब कहते हैं। फिर यहाँ सीवेट भी पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल इसका 492.29 वर्ग किलोमीटर। मतलब देखो यहाँ 92 उसको उल्टा करके लिख रहे हैं लास्ट में, तो 492.29 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये है आपका। अच्छा एक और देख लो, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना
1955 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कब हुई है? 1955 में। तो ये हो गया आपका सरिस्का। एक बार फिर से प्रयास कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो सरिस्का अपने अलवर में है। राष्ट्रीय पक्षी मोर यहाँ पाया जाता है। हरे कबूतर पाए जाते हैं। हरियल पक्षी कहते हैं। जमीन पर नहीं बैठता। और तिलोनिया अजमेर में भी पाया जाता है। ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। 1978 में इसको बाघ परियोजना घोषित किया गया। यहाँ कासना काकनबाड़ी पहाड़ियां हैं। यहाँ पांडुपोल, हनुमान जी, भरतरी, नीलकंठ महादेव, ताल वृक्ष मंदिर है। राजीव गांधी जी ने यहाँ पर मीटिंग ली थी कैबिनेट की और कहा था राष्ट्रीय उद्यान बनाएंगे, लेकिन किसी कारण से ये नहीं बन सका। फिर तेज सिंह एक यहाँ के शासक हुए हैं। इन्होंने फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करवाई और उसे कहा गया है, पीली किताब कहा गया है। सीवेट पाए जाते हैं। क्षेत्रफल 492.29, स्थापना 1955 में। तो ये आपका सरिस्का हो गया। चंबल घड़ियाल, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। देखो चंबल घड़ियाल है वो कहाँ है? तो चंबल घड़ियाल के स्थान देखो कहाँ है। तो चंबल घड़ियाल अपने कोटा में है, बूंदी में भी है, सवाई माधोपुर में भी है, सवाई माधोपुर में, करौली में है और आपके धौलपुर में। कितने जिलों में फैला हुआ है? 5 जिलों में फैला हुआ है। 5 जिलों में फैला हुआ है। फैला हुआ है कितने में? 5 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? 5 जिलों में। सर्वाधिक किसमें? तो सर्वाधिक है आपके कोटा में। सर्वाधिक किसमें फैला हुआ है? कोटा में सबसे ज्यादा ये अभ्यारण्य फैला हुआ है। सबसे ज्यादा कहाँ फैला हुआ है? आपके कोटा जिले में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। चलिए उसके बाद में देखिए, अब नाम है इसका चंबल घड़ियाल। क्या नाम है? चंबल घड़ियाल। तो चंबल एक क्या है? नदी है। तो ये नदी अभ्यारण्य है। ये कैसा है? नदीय अभ्यारण्य है। अब नदी में क्या है? पानी है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये जलीय अभ्यारण्य है। जलीय अभ्यारण्य है। अब यहाँ जलीय पक्षी, जलीय प्राणी यहाँ पाए जाएंगे। तो जलीय प्राणियों की प्रजनन स्थली है। जलीय प्राणियों की प्रजनन स्थली है। अब आपने नाम देखा घड़ियाल, भाई इसका मतलब घड़ियाल पाए जाते हैं, तभी इसका नाम चंबल घड़ियाल है। तो घड़ियालों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। घड़ियालों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। घड़ियालों का क्या है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य। अब केवल घड़ियाल ही थोड़ी पाए जाएंगे, और भी कोई प्राणी पाया जाएगा यहाँ। तो गांगेसोंस व औदबिलाव पाए जाते हैं। गांगेसोंस का मतलब होता है गंगा डॉल्फिन। गांगेसोंस का मतलब क्या है? गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे शिशुमार मछली कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशुमार मछली कहते हैं। ये अपने शिशु को मार के खाई जाती है, इसलिए क्या कह रहे हैं इसको? शिशुमार मछली इसको कह रहे हैं। वो यहाँ पर पाई जाती है। ये वैसे 3 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, MP और UP। देखो कैसे, ये आपका राजस्थान है। अब ये चंबल नदी जिधर से बह रही है, ये चंबल नदी बह रही है ऐसे, तो ये चंबल नदी वाले प्रवाह तंत्र में है। ठीक है, तो इधर अपना ये राजस्थान वाला एरिया हो गया।
इधर वाला जो एमपी का हो गया और इधर जो एरिया हो गया वो यूपी का हो गया। तो इस प्रकार ये 3 राज्यों में क्या है, फैली हुई है। ठीक है, ये एकमात्र अंतर्राज्यीय अभयारण्य है, एकमात्र अंतर राज्य अभयारण्य। एमपी ऐसा प्रयास कर रहा है कि इसको हम यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल करवा सके। एमपी इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने का प्रयास कर रहा है। एमपी प्रयास कर रहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें इसे शामिल किया जा सके। उसके बाद देखिए, ये अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना होती है। स्थापना वो होती है 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में अभ्यारण्य के रूप में इसे स्थापित किया गया। ये अरावली एवं जो विंध्याचल है उसके बीच में फैला हुआ है, एक बाउंड्री के रूप में है। भाई आप, ये राजस्थान है, ये अरावली है, यहाँ पर ये विंध्याचल है, तो यहाँ फैला हुआ एक बाउंड्री के रूप में, ग्रेट बाउंड्री के रूप में फैला हुआ है। तो ये दोनों के बीच में फैला हुआ अभ्यारण्य अपना। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है, 280 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 280 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। देखो अपन ने कौन सा अभ्यारण्य पढ़ा अभी? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य पढ़ा। तो ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में फैला हुआ है। फिर आपने देखा कितने जिलों में फैला हुआ है? 5। देखो और कोई अपन ने ऐसा नहीं पढ़ा जो 5 जिलों में फैला हुआ हो, यही 5 में फैला हुआ है। इनमें से सबसे ज्यादा ये कोटा में, और इसे क्या कहते हैं? नदी अभ्यारण्य कहते हैं। ये एक जलीय अभ्यारण्य है, जलीय प्राणियों की या पक्षियों की प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। घड़ियालों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ गांगेसूस उड़बिलाव पाया जाता है। गांगेसूस का मतलब होता है गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली, जिसे हम शिशुमार मछली के नाम से भी जानते हैं। फिर ये राजस्थान, यूपी, एमपी तीनों के बीच में फैला हुआ है, और राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो कि अंतरराज्यीय है। कैसा है? अंतरराज्यीय है, मतलब 2 राज्यों के बीच में है, 3 के बीच में। एमपी ऐसा प्रयास कर रहा है कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जो है उसमें शामिल करवाया जा सके। फिर स्थापना 1978 में इसकी की गई थी। अरावली और विंध्याचल के बीच में है ये, और क्षेत्रफल 280 वर्ग किलोमीटर है। तो ये कौन सा अभ्यारण्य हो गया आपका? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चलो जी, अगला जवार सागर अभ्यारण्य। ये कोटा, बूंदी एवं चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, और ये भी ज्यादा जो फैला हुआ है वो अपने कोटा में फैला हुआ है। ज्यादा कहाँ है ये? भाई वैसे तो आप देखिए 3 जिलों में फैला हुआ है, कोटा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, लेकिन ज्यादा तो ये कहाँ फैला हुआ है? ज्यादा ये कोटा में फैला हुआ है। ज्यादा कहाँ फैल रखा है? कोटा में। तो कोटा में ये पूर्णतः प्रदूषण रहित है। अरे ऐसे सोच लो कि जवाहरलाल नेहरू था, वो बीड़ी थोड़ी पीता था, इसलिए प्रदूषण नहीं किया ना उसने, इसलिए कैसे हो गया? प्रदूषण रहित। तो जवाहरलाल नेहरू कभी बीड़ी नहीं पीता था, वो केवल सिगरेट पीता था।
तो जवाहरलाल नेहरू से याद कर लो आप, तो प्रदूषण रहित है। भारत में सबसे पहले घड़ियालों का यहाँ संरक्षण किया गया। भारत में सबसे पहले घड़ियालों का संरक्षण किया गया। पूरे इंडिया में अगर घड़ियालों का कहीं संरक्षण किया गया ना पहली बार, तो इसी में किया गया। वैसे ये किससे अलग हुआ था? आपके चंबल घड़ियाल से। चंबल जो घड़ियाल है उसी से अलग होकर ये बना है। तो ये आपका जवाहर सागर है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, और ज्यादा कहाँ है? कोटा में। पूर्णतः प्रदूषण रहित है और सबसे पहले घड़ियालों का क्या किया गया? संरक्षण किया गया था। अलग करके बनाया गया है इसको। किससे? तो चंबल घड़ियाल से। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे आपको आ जाए घड़ियालों का प्रजनन स्थल, भाई अरे यहाँ संरक्षण तो प्रजनन स्थल, कोई यहाँ रहेंगे तो यहीं प्रजनन करेंगे, साइड में जाएंगे क्या वो? है ना। तो कॉमन सेंस की बातें होती है, ऐसे प्रश्न आप स्वतः भी कर सकते हो भाई। जहाँ जहाँ घड़ियाल पाए जाते हैं वहीं होगा, और क्या है। चलो अगला बस्सी देखो। बस्सी अभ्यारण्य देखिएगा। बस्सी आपके चित्तौड़गढ़ में। एक बस्सी ध्यान रखना अपने जयपुर में भी है, ठीक है, लेकिन ये बस्सी चित्तौड़गढ़ वाली है। यहाँ दो नदियां हैं दो। एक का नाम है बामनी और एक है ओराई। बामनी और ओराई है। और यहाँ पाया क्या जाता है? चीतल पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? चीतल। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि चीतल की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है, भाई रहेगा यहाँ तो चहल पहल तो करेगा ही, है ना। अच्छा, ये भी वैसे अरावली और विंध्याचल है। विंध्याचल उन दोनों के बीच में है। तो ये बस्सी है। 2% मोस्ट होते हैं इसके, चित्तौड़गढ़ और बामनी ओराई नदी वाले प्रश्न मोस्ट होते हैं इसके। तो बस्सी आपके कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और नदियां हैं बामनी और ओराई नदियां हैं यहाँ, और चीतल पाए जा रहे हैं यहाँ। या कहो कि चीतल की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है, और अरावली विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में है। चलो जी अगला एक छोटा सा है जे संबंध। देखो जे संबंध, ये जो है सलूम्बर में अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले सलूम्बर कहाँ था? उदयपुर में। तो ये अभ्यारण्य भी पहले कहाँ था? उदयपुर में था। भाई उदयपुर में था तो उदयपुर में ही होगा भाई। सलूम्बर अलग हो गया आजकल। अब देखो अलग कितने दिन रहे ये। उसके बाद देखिए जे संबंध जो है इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती कहते हैं। यहाँ बोहरा पक्षी पाया जाता है। यहाँ काला भालू पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर वगैरह भी पाए जाते हैं। भाई अभ्यारण्य जीव जंतु तो पाए जाएंगे, अब क्या है इसमें। तो जय संबंध सलूम्बर में है, पहले ये उदयपुर में था। जलचरों की बस्ती कहते हैं। और यहाँ बोहरा पक्षी है, काला भालू है, और वगैरह यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपका जे संबंध है। ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है। पूछेगा तो मेन प्रश्न यही है कि कहाँ है। तो आप जय संबंध झील ही तो है, उसके आसपास का एरिया ही है ये। तो जय संबंध झील भी तो सलूम्बर पढ़ते अपन। चलिएगा अगला रामगढ़ विषधारी। देखो रामगढ़ विषधारी कहाँ है? तो अपने बूंदी में। आप एक चीज जानते हो,
जो विष होता है ना, विष की तो एक क्या होती है, बूंदी होती है भाई, विष की तो छोटी सी बूंदी होती है। तो उससे याद करो कि रामगढ़ विषधारी जो है वो कहाँ है, बूंदी में। तो विष की क्या होती है, बोले एक बूंद होती है ना, तो बूंदी में। चौथी बाघ परियोजनाएं, चौथी बाघ परियोजना है राजस्थान की, भारत की ये 52 नंबर की बाघ परियोजना है। दोनों ही पूछे हैं, चौथी भी और 52 नंबर भी पूछा है। बूंदी तो ना जाने कितनी बार पूछा होगा। जंगली कुत्ते पाए जाते हैं, जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी, जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। इसके अलावा अजगर भी पाए जाते हैं, अजगर पाए जाते हैं यहाँ। पहले यहाँ बाघ स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। सर अब नहीं करते, करते हैं, अभी भी करते हैं, फिर ऐसे क्यों लिख रहे हो भाई? पहले बाघ परियोजना के अतिरिक्त बाघ यहाँ स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, बाघ परियोजना यहाँ बना दी गई है। पहले बाघ परियोजना भी नहीं थी और फिर भी यहाँ क्या थे, बाघ थे। रणथंभौर के बाघों का जच्चागर कहते हैं, रणथंभौर के बाघों का जच्चागर कहते हैं। इधर होगा बच्चा जिसको बोलेंगे जच्चा, और भेज देंगे कहाँ, रणथंभौर में, इसलिए रणथंभौर के बाघों का क्या कहते हैं, जच्चागर कहते हैं उसको। तो रामगढ़ विषधारी कहाँ है, बूंदी में। और बाघ परियोजना कौन से नंबर की है, और भारत की है ये 52 नंबर की है। जंगली यहाँ कुत्ते पाए जाते हैं, अजगर भी यहाँ पाए जाते हैं, और पहले बाघ परियोजना के अतिरिक्त यहाँ बाघ स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। और रणथंभौर के बाघों का क्या कहेंगे अपन, जच्चागर कहते हैं। तो ये किसकी बात की आपने, रामगढ़ विषधारी की। समय क्या हो रहा है, अगला अभ्यारण्य कौन सा है, ताल छापर। चलो देखो, अगला अभ्यारण्य ताल छापर है। ताल छापर अभ्यारण्य देखिए, ताल छापर अभ्यारण्य ये सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ जानते हो कहाँ है, चूरू में। तो सुजानगढ़ चूरू में ताल छापर जो है, खूब आता है ये प्रश्न। हालांकि इसके दो ही प्रश्न आते हैं कि ताल छापर कहाँ है, और दूसरा प्रश्न आता है काले हिरण या करसन मृग के बारे में आता है। करसन मृग का संसार, स्वर्ग, बड़ा अभ्यारण्य, ऐसा कुछ लिखा हुआ जाए, प्रजनन स्थली, शरण स्थली, तो क्या बोलोगे आप, ताल छापर बोलना। तो काले हिरण पाए जाते हैं, काले हिरण, या बोलो कृष्ण मृग, एक ही बात है, मृग पाए जाते हैं। करसन मृगों का संसार कहते हैं, कृष्ण मृगों का संसार कहते हैं। कृष्ण मृगों का स्वर्ग कहते हैं। कृष्ण मृगों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। एशिया का सबसे बड़ा करसन मृग है, एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभ्यारण्य है। मतलब कृष्ण मृग कुल मिला के काले हिरण यहाँ है जी। अब अगला कैसे भी घुमाए प्रश्न, कुल मिला के याद रहो कि काले हिरण यहाँ पाए जाते हैं। ये जितने मैंने लाइन लिखी है सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, लेकिन आपको इतना सा याद रखना है केवल कृष्ण मृग। यहाँ अगर दो प्रश्न याद है इसमें से आपको कि कृष्ण मृग ताल छापर चूरू, बस तो आपका सही हो जाता है। बाकी इस फालतू की बातें हैं, जैसे द्रोणाचार्य है, उनका आवास स्थल रहा था यहाँ, द्रोणाचार्य का आश्रम यहाँ पर था बोला। तेज गति से उड़ने वाला जो पक्षी है लेगर फॉल्कन पाया जाता है,
तेज गति से उड़ने वाला पक्षी लैगर फाल्कन है, वो यहाँ पर पाया जाता है। कुरंजा पक्षी पाया जाता है, कुरंजा पक्षी जो है वो पाया जाता है। वैसे ये मुख्य रूप से जो होता है ना खीचन गांव में, मुख्य खीचन गांव आजकल है फलौदी में है, पहले ये जोधपुर में था। पहले कहाँ था ये? जोधपुर में था, आजकल जो है फलौदी में। तो ये यहाँ कुरंजा पक्षी पाया जाता है। लाना झाड़ी पाई जाती है, लाना झाड़ी जो है वो भी यहाँ, मोबिया साइट्रस रोटेंडस घास भी पाई जाती है। मोबिया साइप्रस रोटेंडस घास है वो यहाँ पाई जाती है। फिलहाल ये शेखावाटी क्षेत्र का एकमात्र अभयारण्य है। शेखावाटी क्षेत्र का एकमात्र अभयारण्य जो है वो यही है। तो ऐसे छोटी मोटी बातें हैं जो आपके ताल छापर के बारे में। देखो आपने देखा, कौन सा देखा अभी? ताल छापर। तो ताल छापर कहाँ है? चोरू, सुजानगढ़ चोरू। काले हिरण मतलब करसन मार्ग पाए जाते हैं, उनका संसार है, उनका स्वर्ग है, उनकी प्रजनन स्थली है और एशिया का सबसे बड़ा है। यही ध्यान में रखना, यही काम का है। बाकी द्रोणाचार्य का निवास स्थान रहा हुआ है यहाँ। तेज गति से उड़ने वाला लेगर फाल्कन मतलब बहुत तेज गति से उड़ता है यहाँ। और कुरंजा पक्षी पाया जाता है जो मुख्य रूप से खीचन गांव फलौदी, आजकल जोधपुर में नहीं, पहले जोधपुर अब फलौदी। लाना झाड़ी, मोबिया साइप्रस रोटेंडस घास शेखावाटी क्षेत्र का एकमात्र अभयारण्य है, क्योंकि और कहीं पर भी अभयारण्य शेखावाटी में नहीं है। जिसे मोर गधा अभयारण्य है वो विकसित करेंगे। ऐसा है कि आपका जो मोर है गधा है, ये अभयारण्य विकसित करेंगे झुंझुनू में, करेंगे। अब आप जानते हो सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? आज तक बना नहीं है, तो जरूरी है कि बनेगा।